हेलो बच्चों, कैसे हो? फिजिक्स नीट 01 यूनिट लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। बेटा मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हमने पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको दिए थे, तो उसमें से कुछ एक क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे आज ही, ठीक है। तो साइन 15 कॉस 15 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये साइन 75, इनकी वैल्यूज क्या हैं। ये कई सारे मैंने क्वेश्चंस दिए थे, होप आपने कर लिए होंगे, तो मैं फटाफट इनको सॉल्व करके बता देता हूं, आप मैच कर लेना बेटा आंसर। तो साइन 15 डिग्री तो साइन 15 को आप कैसा लिख सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो? तो मैंने आपको हिंट दिया था, अंडर रूट साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बोले तो 2 इंटू 15 मतलब 30 बाई 2। आ गया समझ में? और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई रूट 3 बाई 2 होती है। तो इसको फर्दर आप सोल्व कर सकते हो, 1 माइनस रूट 3 बाई 2 बाई 2। 2 इधर चला जाएगा बेटा, तो 2 इधर आ गया, 2 बाई 2 मतलब 4 हो गया। तो देखो वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 बाई 4, और 4 का अंडर रूट नीचे डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये देखो ये आ गया एकदम 2 माइनस रूट 3 बाई 2, 2 माइनस रूट 3 का अंडर रूट बाई 2। नेक्स्ट है कॉस 15। कॉस 15 का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 आता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 आएगा। तो कॉस यहाँ पे प्लस आ जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं आएगा, तो आंसर वही आएगा सेम, बस प्लस का फर्क आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कैपिटल एन साइन स्क्वायर 2 थीटा पूछा था, तो कैपिटल एन की वैल्यू पूछी थी इसमें। तो देखो 1 बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बेटा, ठीक है। अगर मैं ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अच्छा 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का होल स्क्वायर। अभी देखो तीनों का होल स्क्वायर आ रहा है ना, इसका मतलब 2 साइन थीटा कोस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर आ गया। और यहां पर 1/8, और इसको आपको मालूम होगा साइन 2 थीटा कोस 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखा था, इसका मतलब ये 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर है होल स्क्वायर। तो मतलब 1/8 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। समझ गया ना? ये होल स्क्वायर लिख दो या साइन स्क्वायर 2 थीटा, बात एक ही बराबर ही है। और अब कंपैरिजन करो जरा, यहां से कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/8 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, साइन 75। साइन 75 को आप ऐसा लिख सकते हो, साइन 45 प्लस 30। 45 प्लस 30 75 होता है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए साइन 45, कॉस बी कॉस 30 प्लस कॉस ए कॉस 45 एंड साइन बी मतलब साइन 30। अब ये वैल्यू रख दो बेटा, साइन 45 1 बाई रूट 2 कॉस 30 रूट 3 बाई 2 मतलब रूट 3 बाई 2 रूट 2 प्लस कॉस 45 1 बाई रूट 2 साइन 30 1 बाई 2 मतलब 1 बाई 2 रूट 2। वैल्यू कितनी आ गई? रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। ये आप मैच कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइन -30, ठीक है। इसको देखते हैं अपन, देखो तो साइन -30, मैंने आपको बताया था साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, आंसर आ गया -1/2, खत्म। नेक्स्ट क्या, साइन -45, साइन -45 क्या आएगा? माइनस साइन 45 माइनस साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/2, तो आंसर आ जाएगा -1/2, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा माइनस π/2 है ना। अब इसको ऐसा लिख सकते हो, कॉस ब्रैकेट माइनस कॉमन ले लो इसमें से, π/2 माइनस थीटा हो गया। तो इसको पूरे को थीटा मान लो एक बार, तो cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है ना। इसका मतलब ये माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिंपल π/2 माइनस थीटा हो गया। एंड cos π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। π/2 आ गया तो cos साइन बदल जाएगा और थीटा रख दो, तो वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा। साइन थीटा माइनस π/2, अगेन वही सेम प्रोसेस, साइन ब्रैकेट माइनस π/2 माइनस थीटा। हाँ, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, इसका मतलब माइनस पहले आ गया, बाहर आ गया, माइनस साइन π/2 माइनस थीटा। अब माइनस, अब साइन π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और π/2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, और ये थीटा उठा के यहां रख दो,
माइनस का cos थीटा आ गया। तो ऐसा sin थीटा माइनस पाई बाय 2 मतलब माइनस का cos थीटा बेटा। नेक्स्ट है sin थीटा 1/3 है, तो बताइए cos थीटा क्या होगा। तो ये देखो मैंने बहुत सिंपल सा तरीका बताया था आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, बना लिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है 3, तभी तो sin थीटा 1/3 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और बेस फाइंड करो इसका, तो कितना आएगा देखो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 8, 8 का अंडर रूट 2 रूट 2, ये लो आ गया। अब cos थीटा बताओ क्या आएगा, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 2 रूट 2 बाय 3 आ गया ना। ऐसे ही tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 1 अपॉन 2 रूट 2, 1 बाय 2 रूट 2 लो आ गया। सिंपल है ना, काफी सिंपल है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, एक ट्रायंगल बना रखा है, ये एंगल 90 और ये लेंथ एल है और ये एंगल है थीटा। आपसे पूछा है कि बताओ ये लेंथ कितनी है और ये लेंथ कितनी है। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर P, ये हो गया बेस B, ठीक है। आपको सबसे पहले P फाइंड करना है, तो बताइए L दे रखा है, एंगल दे रखा है आपको, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर चाहिए, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P बाय L। इसका P बराबर कितना आ गया L साइन थीटा। समझ गए क्या। डायरेक्ट अगर आपसे देखो हाइपोटेनस गिवन है आपको और डायरेक्ट आपसे अगर परपेंडिकुलर पूछे तो सिंपल L साइन थीटा आ गया। अब बेस पूछा है, बेस बोले तो cos थीटा, बेस cos थीटा में आता है ना, तो cos थीटा बराबर आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनस B बाय L। तो बताइए B बराबर क्या आ गया, L इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, B बराबर आ गया L cos थीटा, है ना सिंपल, काफी इजी है। देखो तो L दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो L sin थीटा इज P, L cos थीटा इज B, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिंपल यू ट्रायंगल दे रखा है, देखो ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, हाँ अब देखना। अच्छा ये थीटा है तो ये तो अपन निकाल ही सकते हैं, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। अच्छा ये अपन से, अच्छा ये पूछ दे रखा है L है, ये बताओ कितना आएगा, इसको P मान लूं, इसको B मान लेता हूं, चलो मान लिया। अब लगा दो अगेन साइन वाला फॉर्मूला। अच्छा ये पाई माइनस थीटा है, परपेंडिकुलर चाहिए, तो अब ये भी हमने किया था P बराबर परपेंडिकुलर चाहिए, तो हाइपोटेनस अगर पता है तो L साइन, लेकिन एंगल क्या है पाई माइनस थीटा है। सिमिलरली B चाहिए, B बराबर L cos पाई माइनस थीटा, आया कि नहीं आया। L साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पाई है तो कोई कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, L साइन थीटा लो आ गया। cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव माइनस L तो आएगा मल्टीप्लाई में, cos नेगेटिव हो गया, पाई में कोई कन्वर्जन नहीं होता तो cos का cos ही रहेगा, तो माइनस का L cos थीटा, बोलो आया नहीं आया समझ में, तो B बराबर आ गया माइनस L cos थीटा। समझ में आई बात, सिंपल है कुछ भी नहीं। देखो इसके आगे जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे ना वो भी अपन यहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी इसी के बाद में जस्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको उनको भी देखते हैं अपन। आपको ग्राफ बनाना था y बराबर 3 की पावर माइनस एक्स, है ना, ये सारे ग्राफ के क्वेश्चंस हैं। तो y बराबर 3 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, तो मेरे साथ रहना बेटा, सिंपल है एकदम। देखो ये x है इधर और ये इधर y है, y बराबर 3 की पावर माइनस एक्स, e की पावर 3 वैसे भी एक से ज्यादा, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ याद है ना, कैसा बना था, e की पावर x कैसा बना था, e की पावर माइनस एक्स का ऐसा बना था ना। तो ये 3 की पावर माइनस एक्स है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 3 की पावर 0 1 आ जाएगा ना यहाँ पर, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो अब मैच कर लो, ठीक है, ये फर्स्ट का आ गया मतलब 3 की पावर माइनस एक्स का, फिर है 2 e की पावर x का, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 e की पावर x का बना देते हैं। देखो 2 e की पावर x का, अब देखो x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 इंटू 2 मतलब जो ये जो 1 पे आता था यहाँ पे कितने पे आएगा, 2 पे आएगा अभी। और e की पावर x का ग्राफ कैसा बनता था, ऐसा ना, e की पावर x का जो भी ग्राफ होगा इसकी जो वैल्यूज आएंगे इनको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा, और क्या ऊपर बढ़ जाएगा मतलब कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, बस खत्म। तो ये आ जाएगा 2 इंटू e की पावर x का ग्राफ, समझ गए। फिर है e की पावर x प्लस 1 का ग्राफ, देखो e की पावर x का ग्राफ तो ये बनेगा, ये बना रखा आपको मैंने, ये 1 था।
अब कह रहा है कि e की पावर x में 1 ऐड कर दो, fx में c कांस्टेंट ऐड कर दिया, किधर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, कितना 1 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना ये ऐसा आ जाएगा, देखो ये एकदम जस्ट 1 शिफ्ट कर दो ऊपर, ये बन जाएगा, ये 2 पे आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे तो e की पावर 0 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 2 पे आ जाएगा। तो ये ग्राफ किसका आ गया, e की पावर x + 1 का। समझ गए। नेक्स्ट है 1 माइनस e की पावर -x, ये बड़ा प्यारा ग्राफ है, देखो ध्यान से देखना। 1 माइनस e की पावर -x, एक काम करते हैं इसको टुकड़ों में करते हैं अपन। देखो मैं आपसे कहूं कि e की पावर -x का ग्राफ कैसा बनेगा, e की पावर -x का ग्राफ ऐसा बनेगा ना, देखो ये कौन सा ग्राफ है, e की पावर -x का, और माइनस ऑफ e की पावर -x मतलब अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इतने का ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ ये बनेगा ना, ये कौन सा ग्राफ है, माइनस ऑफ e की पावर -x, ये भी बनवा चुका हूं आपसे मैं। अब कह रहा है इसमें 1 ऐड कर दो, अच्छा ये पॉइंट 1 है ना, तो ये -1 हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, कोई कांस्टेंट ऐड करोगे तो शिफ्टिंग किधर जाएगी ऊपर, तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, देखो ऐसे 1 शिफ्ट करोगे तो ये वाला पॉइंट यहां आ गया, देखो 1 पे, 1 ही तो ये 1 शिफ्ट करो ऊपर आ जाएगा यहां पर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखो ऐसे, मतलब कुछ इस टाइप से बनेगा, देखो। तो ये जो ग्राफ बनाया मैंने ये वाला, ये क्या है, 1 माइनस e की पावर -x ग्राफ है, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो sin x + π/3 है, sin x + π/3। अच्छा sin x का ग्राफ यही है ना, ये 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पर पाई, इस तरीके से। x में आपने π/3 ऐड किया तो याद करो शिफ्टिंग किधर हो जाएगी, पीछे, कितना शिफ्टिंग हो जाएगी, x में जितना ऐड कर रखा है ना, x में जितना ऐड कर रखा है उतना ही पीछे से रखा दो, क्योंकि ग्राफ ही x के साथ है, x इधर है y इधर है, π/3 शिफ्ट कर दो, π/3 कहीं ना कहीं यहाँ तक होगा, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, देखो पीछे शिफ्ट कर दिया, कितना शिफ्ट किया पीछे, π/3, समझ गए क्या, पीछे शिफ्ट कर दिया इसको। दूसरा है 2 sin x - π/4, 2 sin x - π/4, इसको देखो बेटा, अच्छा 2 तो वैसे भी पीक वैल्यू है, जैसे 1 होता था, साइन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती थी, अब ये 2 और -2 के बीच में होगी, इसको कोई फर्क ज्यादा आएगा नहीं। साइन एक्स का ग्राफ आप जानते ही हो क्या कैसा बनता है, x में π/4 सब्ट्रैक्ट किया तो किधर शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ हो जाएगा। तो अगर मैं केवल 2 sin x का ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनेगा, ये 2 है, ये -2 है, ये 2 sin x का बना दिया। अब x - π/4 शिफ्ट कर दो, ये π/2 यहां से यहां तक, ये पीक वैल्यू π/2 मतलब यहां तक, किस इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा, किधर शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ, समझ गए ना। फिर है -sin x + π/2, -sin x + π/2। अच्छा -sin x का sin x कैसा बनेगा, -sin x का कैसा बनेगा, जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिरर इमेज ऐसे बन जाएगी। ये किसका ग्राफ है, -sin x का। अब x में π/2 ऐड कर दिया, शिफ्ट किधर किधर है, पीछे, पीछे शिफ्ट कर दो, कितना शिफ्ट करना है, π/2 ये वाला होता है π/2, ये 0, ये π/2 पाई, तो π/2 शिफ्ट करोगे तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो ग्राफ देखो ऐसा बनेगा, ये समझ गए ना। ये किसका ग्राफ है, -sin x + π/2, करेक्ट। नेक्स्ट है y = -2 sin 2x, हाँ ये ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से देखना बेटा। अच्छा -2 sin x का ग्राफ कैसा बनेगा, ये ठीक है ना, इसमें ये -2 ये +2, ठीक है।
2 sin x का ग्राफ ऐसा और -2 sin x का ग्राफ ऐसा, ये 0, ये π/2, ये पाई, ऐसे ही है ना। लेकिन अब एक चीज देखो, आपसे पूछा है -2 sin 2x, इसका ग्राफ पूछा है बेटा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहां पर देखो बेटा, एक चीज देखो, अगर x की वैल्यू में 0 रखूं तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा एंगल है। x की वैल्यू अगर मैं रख दूं π/2, x की वैल्यू π/2 रखूंगा तो π/2 इंटू में 2 कितना आएगा, पाई आएगा ना, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू π/2 रखूंगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब इसके लिए यहां पे पॉइंट आ जाएगा ये। और अगर मैं x की वैल्यू π/4 रखूं, π/4 रखूंगा, 2 इंटू π/4 कितना आ जाएगा, π/2 आएगा ना, अंदर π/2 आएगा ना, साइन π/2 मतलब 1, 1 इंटू -2 मतलब -2, इसका मतलब π/4 कहीं ना कहीं यहां पर है, और π/4 रखोगे तो यहाँ π/2 आ जाएगा एंगल में, और π/2 आएगा तो साइन π/2, 1, 1 इंटू -2 मतलब माइनस का 2, मतलब इस पॉइंट पर ये यहां पर बनेगा। और π/2 रखोगे तो वैल्यू π/2 इंटू में 2 मतलब पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 मतलब यहां पे आएगा पॉइंट। इसका मतलब जो ग्राफ है ना बेटा, ये ऐसे जा रहा है, देखो ठीक है, ऐसे जाएगा। यहीं से ही आइडिया लग जाएगा ग्राफ कैसा बनने वाला है। मतलब देखो, इसमें π/2 में, इसमें π/2 में देखा जाए ना बेटा, इस वाले ब्लू वाले को देखो, ब्लू वाले में π/2 तक देखा जाए ना, तो ये जो बन रहा है ना, ये वाला, ये इसका आधा बन रहा है, और इसमें आधा इसका एकदम कंप्लीट बना है, देखो ये वाला। इसका मतलब नेक्स्ट आधे के अंदर बात की जाए तो इसमें ये ऊपर वाला पार्ट आएगा, अगेन इसमें ऐसे जाएगा, अगेन इसमें यू जाएगा। तो मतलब ये है ना, अगर आप देखो इसमें, तो इसमें देखो बेटा, इसमें यहां से यहां तक, ब्लू वाले में देखो यहां से यहां तक एक कंप्लीट साइकिल हुआ है, कंप्लीट। और इसमें देखो 2 बन गए, एक तो यहां से यहां तक और एक इसमें यहां से यहां तक। तो 2x है ना, तो आगे से ध्यान रखना, 2x है ना, तो ये डबल बन जाएंगे इसके अंदर, 2 पाई के अंदर डबल बन जाएंगे। 2 पाई मतलब π/2 पाई, फिर ये 2 पाई आएगा ना यहाँ पर, 2 पाई के अंदर ब्लू वाले के तो एक ही बनाइए साइकिल, और इसके 2 साइकिल बन गए, समझ गए। 2 है, 3x होता तो 3 बन जाते, 4x होता तो इतने में 4 बन जाते, कट 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 पास पास आ जाते, 1000x होता तो बहुत पास होते, सोचो। तो इस टाइप से आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये एरिया निकालना है इसका। ट्रायंगल का एरिया जानते हो आप, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया वैसे मैंने पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन मैंने बस केवल आपने जो अभी तक मतलब पहले 9th-10th क्लास में जो सीखा है उसके बिहाफ से मैंने आपसे पूछा था यहाँ पर। तो इसका एरिया कितना आएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस बेटा ये होगा ना, ये कितना है a इंटू हाइट, हाइट मतलब परपेंडिकुलर होता है बेटा, और हाइट कितनी है h है, तो इसका एरिया कितना आ गया 1/2 इंटू a इंटू h। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला, इस वाले में एरिया पूछा है, इसमें एरिया निकालना है, तो देखो क्या आएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, a ही है ना, लेकिन इसमें हाइट नहीं दे रखी आपको, इसमें ये वाली साइड दे रखी है b, हाइट बेटा यही होगी ना, देखो ये होगी ना h इंटू में h, लेकिन h की वैल्यू निकालनी है। अब h की वैल्यू देखो, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला देखो, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो ये वाला एंगल थीटा है, ये b है और ये h है, ये एंगल 90 है। तो बताइए जरा हाइट कितनी आएगी, हाइट बोले तो परपेंडिकुलर है इसका, और अभी अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था, परपेंडिकुलर पूछे तो हाइपोटेनस पता है, तो h बराबर b साइन थीटा, क्योंकि h अपॉन b बराबर साइन थीटा, तो h बराबर b इंटू साइन थीटा, तो h बराबर b साइन थीटा आ गया ना, ये धर दो इसके अंदर। तो बताओ एरिया क्या आएगा 1/2 इंटू में a इंटू में b साइन थीटा। समझ में आई बात है ना, सिंपल। आओ जरा इसमें आओ, ये पैरेललोग्राम था, इस पैरेललोग्राम को देखो, ये वाला एंगल थीटा है, ये कितना है a, ये कितना है b। पैरेललोग्राम की खास बात ये है कि ये जो साइड्स हैं ये दोनों बराबर बराबर होंगी, ये वाली साइड भी बराबर बराबर होंगी। अगर आपको ये वाला एंगल भी थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, ये ट्रायंगल बनाना, इसका एरिया फाइंड कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एरिया आ जाएगा। अब ये वाला एरिया कितना आएगा, देखो 1/2 इंटू बेस कितना है a है ना, इंटू में हाइट चाहिए, हाइट के लिए क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना, परपेंडिकुलर देखो यही बनेगा ना, ये हो गया h। इस ट्रायंगल को देखो सेम बन रहा है ना, h बराबर b साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, b साइन थीटा। तो बताओ ये किसका एरिया है, ट्रायंगल का, या लेकिन पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, तो इंटू में क्या कर दो 2, तो एरिया कितना है बोलो, 2 से 2 कट गया, एरिया आ गया ab साइन थीटा। समझे कि नहीं समझे, पैरेललोग्राम का एरिया आ गया ab साइन थीटा। नेक्स्ट इलिप्स दे रखा था, इलिप्स का पूरे का एरिया कितना होता है, पाई ab लिखवाया था मैंने आपको, पाई इंटू a इंटू b, ये 1/4 पार्ट है, इसका एरिया कितना आ जाएगा
पाई ए बी बाय 4। समझ गए? सर्कल देखो, ये सर्कल का आपको दे रखा है कि रेडियस आर है और आपको इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग बताना है कितना एरिया, ये थीटा एंगल है, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि एरिया कितना है इसका, ये रेडियस आर है। बेटा एक चीज देखो, आप इसमें एक चीज समझने वाली है, यहाँ पर ये पूरा एंगल बताए कितना होता है, 2 पाई होता है, और आपको पता है 2 पाई एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग पूरा जो एरिया आता है वो पाई आर स्क्वायर आता है ना, पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर। यूनिट एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग कितना एरिया आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई। अब ये बताओ, जो ये जो ये पार्ट जो बन रहा है इसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा है ना, तो थीटा एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग कितना एरिया आएगा, तो पाई से पाई कट गया, थीटा एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग कितना एरिया आएगा, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में थीटा। बोलो बोलो, तो इस पार्ट का जो एरिया आया वो आ गया थीटा आर स्क्वायर बाई 2। समझे कि नहीं समझे बेटा? तो ये एरिया वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। ग्राफ देख लिए थे हमने, ग्राफ कैसे बने, ठीक है। अगर आपने गलती की है तो एक बार वापस अच्छे से रीड कर लो, समझ लो, पिछले लेक्चर को वापस देख लो बेटा, और वापस इस पार्ट को सुधार लो अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा इंटीग्रेशन के अंदर, और जो मैंने एक्सरसाइज दी थी उसके क्वेश्चंस में आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, अभी नहीं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब हम आगे बेटा डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन वाला पार्ट अपन पढ़ रहे थे, तो इंटीग्रेशन के अंदर बेसिक जो फॉर्मूलाज थे हमने देख लिए थे, इंटीग्रेशन को लगाना हमने सीख लिया था, मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए थे इंटीग्रेशन के, ठीक है। और अब हम इंटीग्रेशन का बेटा जो यूज है उस यूज को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इंटीग्रेशन में हमने सीखा था कि डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। और इंटीग्रेशन में हमने कांस्टेंट मल्टीपल रूल डिस्कस किया था, उसके बाद में हमने सम रूल डिस्कस किया था। 2 रूल मेन है, प्रोडक्ट रूल नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रोडक्ट रूल होता तो है लेकिन मेडिकल के हिसाब से उसकी कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार की, तो उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और वो उस तरीके से नहीं होता है जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। एंड डिवीजन रूल नहीं होता है इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल आपको डिफरेंशिएशन की तरीके से लगाने नहीं है इंटीग्रेशन में, ये ध्यान रखना है आपको। फिर हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2x + 1 की होल पावर 3 या कुछ भी, जैसे साइन 4x + 2 है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो फिर साइन का तो इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस का कोस, तो माइनस कोस 4x + 3 रख दो अंदर, साइन 4x + 3 लिया था ना मैंने, हाँ, तो माइनस का कोस 4x + 3 अंदर रख दो, और फिर जो x का जो कोफिशिएंट है 4 वो डिवाइड में ले आओ, तो माइनस का 1/4 कोस 4x + 3 एंड प्लस में c जो था वो कांस्टेंट था, और हमने वहां पर जो इंटीग्रेशन डिस्कस किया था ना बेटा वो था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं होती है। अब आपको अजीब लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लिमिट का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको मैं आपको थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूं। यहां पर देखो, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लिमिट यूज करेंगे। इंटीग्रेशन जो आप करते आए थे ना वैसे ही करना है आपको, लास्ट में जाके उसमें कुछ बदलाव करना है, वो मैं बता देता हूं कैसे करना है। देखो, जैसे gx dx ये कोई फंक्शन है, अभी एग्जांपल लूंगा मैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लूं मैं यहां पर, जैसे एग्जांपल लिया 2 cos x dx, लिख दिया ऐसे, तो 2 cos x क्या gx है, पर यहां पर लिमिट लगा रखी है। लिमिट बोले तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है 0 और यहां लिखा हुआ है π/2, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे यहां पर a लिखा हुआ है, यहां b लिखा हुआ है। तो पहला काम तो आपको वही करना है जैसे आप पहले करते आए थे, इसका इंटीग्रेशन करना है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया, एक नई चीज आ जाएगी, प्लस में c भी आएगा, फिर a लिख दिया नीचे, b लिख दिया इधर, ब्रैकेट बना के a नीचे लिख दिया, b ऊपर लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, जहां जहां x आ रहा है ना वहां पहले b रखो, तो इसमें पहले b रख दिया, f b x के b रख दिया, प्लस c रख दिया, फिर माइनस लगाओ, फिर जहां जहां x आ रहा है वहां a रख दो, f a माइनस c, मतलब अपर लिमिट रख दो, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट पहले रख दिया, फिर लोअर लिमिट को रख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया। ये c से c कट जाएगा ना, यहां पर ये जो c है ना ये कट जाएगा इससे, तो लास्ट में एफ बी माइनस एफ ए ही आया। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कोफिशिएंट लगाओ मत लगाओ, क्योंकि वो कट जाता है, तो उसको लगाओ ही मत आप, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर ध्यान से देखना, 2 cos x dx 0 से π/2 है। पहला काम तो इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करोगे तो 2 तो वैसे भी कांस्टेंट मल्टीपल रूल, 2 तो बाहर आ गया,
cos x का इंटीग्रेशन अपन को पता है sin x होता है, बोलो हो गया। अब लगा देनी लिमिट, कांस्टेंट नहीं लगाया मैंने यहां पर साइड में, जरूरत ही नहीं है उसकी, कट जाएगा वो। अब लिमिट लगा दो, लोअर लिमिट पहले 0 है, अपर लिमिट क्या है π/2। अब लिमिट रखेंगे अपन, देखो कैसे, बराबर 2 ब्रैकेट लगा दो, सबसे पहले x की जगह π/2 रखना है, sin π/2 रख दिया, फिर माइनस लगाओ, फिर x की जगह 0 रखना है, लोअर लिमिट, समझ आ गई बात, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sin π/2 की वैल्यू sin 90 मतलब 1 होता है, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 × 1 मतलब 2 आ गई वैल्यू, समझ गए ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू रखनी है बेटा, ठीक है, वैल्यू रखनी है, दैट्स ऑल। अपर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट रख दो। अभी मैं जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, फिर आपको एक दो प्रश्न मैं आपको दूंगा, आप खुद से करना। जैसे आपको दिया हुआ है 2t + 3t² + 4, यहां पे लगा दिया dt, ठीक है क्या, और यहां पे रख दिया 1 और यहां रख दिया मैंने 2। ये मतलब समझ लेना, ये लोअर लिमिट है, ये क्या है अपर लिमिट है। ये किसकी लिमिट है, टी की लिमिट है, इसकी है, इस महाराज की है, टी की जो वेरिएबल है ना टी, इसी महाराज की है। तो लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2। तो चलो इंटीग्रेट करो, पहले तो सिंपल तरीके से इंटीग्रेट करना है, डायरेक्ट कर दें, चलो या सेपरेट कर लो, चलो 2t dt, ठीक है, 2t dt आ गया, फिर 3t² dt, फिर 4 dt, समझ गए ना, सेपरेट कर दिया। लिमिट 1 से 2 अलग अलग कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 1 से 2, ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई में 2 तो बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन, t की पावर 1 है ना, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन, t की पावर 1 + 1 अपन में 1 + 1, 1 + 1 मतलब ऊपर 2 आ गया, नीचे 1 + 1 भी 2 आ गया। लिमिट लगा देनी अपन को कितनी, 1 से 2, ये 2 से 2 कट गया, अब इसको बाद में देख लेंगे, प्लस यहां आ जाओ 3 t² की t पावर 2 है ना, t² का कितना आएगा, t की पावर 2 + 1 अपन में 2 + 1 मतलब t की पावर 3 अपन में 3, अगेन लिमिट लगा दो 1 से 2 प्लस 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, dt का क्या आ जाएगा, t आ जाएगा सिंपल, समझ गए ना, और यहां लगा दो 1 से 2, ये लो, ठीक है। अब भाई x होता था यहाँ पे x का फंक्शन, dx होता था, dx होगा तो यहाँ पे x का फंक्शन होगा, t dt होगा तो यहाँ पे t का फंक्शन होगा, यहाँ पे dy हुआ तो यहाँ y का फंक्शन होगा, समझ के बात को, यहाँ d थीटा होगा तो यहाँ थीटा का फंक्शन होगा, थीटा की इक्वेशन होगी। तो चलो अब इसमें वैल्यू रख दो, अपर लिमिट रखो, ये 2 से 2 कट गया, t² बचा, अपर लिमिट रखो पहले 2 की पावर 2 अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखो 1 की पावर 2 प्लस, ऐसे इसमें रख दो, 3 से 3 गया, 2 की पावर 3 लोअर लिमिट 1 की पावर 3 प्लस 4, टी की वैल्यू कितनी है 2 है ना, माइनस, फिर 4 टी की वैल्यू 1 लो। अब यहां पर देखो वैल्यू कितनी है, 2 2 जा 4, 4 - 1 का स्क्वायर 1 कितना आया 3 आया, प्लस 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 2 × 2 × 2 8, 8 - 1 7 प्लस यहां पे आ जाओ 4 × 2 8, 8 - 4 4 आ गया ना, ठीक है, ये 4 आ गया, कितनी वैल्यू आई 7 and 3 10 + 4 14, ये आंसर आ गया, समझ गए क्या, ऐसे करना है अपन को इस तरीके से। तो ये था डेफिनेट इंटीग्रेशन, सिंपल सा है। आपके सामने मैं कुछ 1-2 क्वेश्चंस लिख दूंगा, यहाँ पर उन क्वेश्चंस का आप थोड़ा अभ्यास कर लेना, ठीक है, बाकी ज्यादा नहीं है, सिंपल सा पार्ट है। ये 2 क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए आप, ये आपको करने हैं, लिमिट लगानी है बस, अपर लिमिट इंटीग्रेशन जैसे करना था वैसे करना ही करना है, उसके बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, रख दो। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए वैसे ही इनको करना है, बाकी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो अब हम आगे बेटा इंटीग्रेशन के का जो ग्राफिकल मीनिंग है, उस ग्राफिकल मीनिंग को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में हमने ग्राफिकल मीनिंग पढ़ा था, याद होगा आपको, स्लोप,
स्लोप ऑफ द कर्व है ना tan थीटा, वो था ग्राफिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का dy बाई dx। इंटीग्रेशन का ग्राफिक मीनिंग भी बड़ा जोरदार है बेटा। देखो जैसे y और x में मैंने कोई ग्राफ बनाया है, देखो, और मान लीजिए इस टाइप से कोई कर्व है, ठीक है, और यहां पर इस कर्व पे, ये कर्व है, y बराबर आप fx या gx कुछ भी मानना चाहो मान लो, कोई भी इक्वेशन है, और आपको इस कर्व पे एक पॉइंट दे रखा है, जैसे ये मान लो ये पॉइंट P है, इस P पॉइंट को मैंने यहां पे नीचे मिला दिया, ठीक है, तो इस P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला डिस्टेंस वो x1 है। ऐसे ही यहां पर एक मैंने पॉइंट लिया Q, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो बेटा ये वाली डिस्टेंस है x2, यहां से यहां तक की, दिस इज x2, दिस इज x1, तो ये दोनों के दोनों x कोऑर्डिनेट्स हैं P एंड Q के, ठीक है। अब ये जो कर्व आपको दिख रहा है P और Q के बीच में, ये कर्व और x एक्सिस के बीच में जो रीजन है, ये वाला रीजन, दिख रहा है आपको, ये शेडेड रीजन दिख रहा है ना आपको, इस रीजन का जो एरिया है, क्या एरिया, मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन है ना, या इसको अपन बोल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व ये किसको बताता है, ये इंटीग्रेशन को बताता है बेटा। मतलब ये जो कर्व है ना gx dx, जो भी फंक्शन, आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल x है वैसे, x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करना है। ये ऑपरेटर है बेटा, ये नहीं लगाओगे तो मतलब नहीं है फिर इंटीग्रेशन का। gx dx इंटीग्रेट करोगे, और कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है, x1 से x2 तक। और यहाँ पे देखो वेरिएबल x है ना, तो लिमिट भी यहाँ पर x की लगेगी, x1 टू x2 तक आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लीजिए, आपके पास इसका एरिया आ जाएगा, इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा बेटा। समझ में आई बात? ये ध्यान रखना है बेटा आपको सबको, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए अपन को, तो वो इंटीग्रेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स एक्सिस से ऊपर वाला जो एरिया है ना, वो हमेशा पॉजिटिव आता है, और एक्स एक्सिस से जो नीचे वाला एरिया है ना, वो नेगेटिव आता है। वो मैं यहां पर आपको इंडिकेट कर देता हूं। देखो जैसे कोई कर्व है, ऐसे बना दिया आपने, बना दिया, इधर y मान लीजिए, इधर x मान लीजिए, ये ओरिजिन है। और जैसे मैं आपको कहूं कि मुझे ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ये लिमिट, ये मान लीजिए x1 है और ये मान लीजिए x2। तो अगर आपको ये जो फंक्शन है, मैं फंक्शन लिख देता हूं पहले, y बराबर gx है, तो अगर आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है ना, एरिया a1 मान लेते हैं ये, ठीक है, ये कैसे करोगे आप, अगेन इंटीग्रेशन करोगे gx dx, लिमिट क्या लगाओगे इसमें, x1 से x2। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसका एरिया पॉजिटिव आएगा, कंफर्म एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आपको मान लो ये दिया जाए, ये देखो ये वाला एरिया दिख रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट x3 मान लो, इसका x कोऑर्डिनेट x4 मान लो, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए बोले आपसे, ये एरिया A2 मान लो। करोगे तो वैसे ही इंटीग्रेशन तो वो इसी का ही करना होगा, क्योंकि कर्व तो वही है ना, उसी टाइप से gx dx। तो आपको लिमिट लगानी है कि कहां से कहां तक, x3 से x4 तक, क्योंकि x3 से x4 तक जाना है आपको, ये इस रीजन का एरिया अगर आपको फाइंड करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो एरिया बेटा इसका नेगेटिव आएगा, कंफर्म है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व, जो शेडेड रीजन बनाया ना, उस रीजन का एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, तो अगर ऊपर बन रहा है तो वो एरिया पॉजिटिव आएगा, और नीचे आएगा तो वो एरिया आएगा नेगेटिव, और एरिया बोले तो इंटीग्रेशन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है मेडिकल स्टूडेंट्स, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग बेटा अच्छे से आपको माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है, अच्छे से माइंड में सेट रखना है बेटा, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए।
इज दैट क्लियर? अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूंगा, एक दो, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल लूंगा और 2-3 एग्जाम्पल आपको घर से करने के लिए दूंगा, ठीक है? तो चलिए 2 एग्जाम्पल लिए मैंने। फाइंड एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर एंड x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2, ठीक है? तो देखो एरिया फाइंड करना है अपन को, जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आप लगा दीजिए। y बराबर ये जो 3x स्क्वायर था ये gx ही तो था। अरे y बराबर 3x स्क्वायर है तो y जो है वो gx ही तो है ये। तो ये gx की जगह क्या रखना है 3x स्क्वायर और इधर क्या रख देना है dx। एरिया निकालना है अपन को, ठीक है? और लिमिट क्या लगा देनी है x बराबर 0 टू x बराबर 2, 0 से 2 तक कर दे इंटीग्रेट। देखो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1, 3 से 3 कट गया। लिमिट लगानी है अपन को कहां से कहां तक 0 से 2 तक। चलो रखो 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, वैल्यू कितनी है 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 0 8, आंसर आ गया क्या 8। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो v और t के बीच में कोई ग्राफ दे रखा आपको, आपसे पूछा है, देखो अच्छे से देखो इधर, इंटीग्रेशन v dt, इसका इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, सही है? और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, इसका इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अरे y था, y को gx लिख दो चाहो तो, है ना, बात वही है सेम। तो v gx की जगह v है या y की जगह v है और x की जगह क्या t है, तो यहाँ dx की जगह dt आ गया और y की जगह v आ गया या gx की जगह v आ गया, सही है ना? 0 से 2। इसका मतलब ये कह रहा है कि v और t का जो इंटीग्रेशन है वो एक्चुअल में v और t का जो कर्व है ना उसका एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। और कहां से कहां तक एरिया फाइंड करना है 0 से 2 तक का, ठीक है? तो इस ग्राफ के लिए आंसर क्या आएगा इसका, देखो ध्यान से देखना, अपन को फाइंड करना है 0 से 2 vdt, करें? देखो 0 से 2 vdt मतलब 0 से 2 तक के लिए एरिया निकालना है, यही एरिया आएगा ना। अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो इंटीग्रेट कर दो, अगर ग्राफ दे रखा है और सोफिस्टिकेटेड कर्व दे रखा है आपको, जैसे यहां पर देखो ये स्क्वायर बन रहा है एक तरीके से, या रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगुलर एरिया निकालना बड़ा आसान है। तो बताइए एरिया को ही रिप्रेजेंट करेगा ना यहाँ पर, तो बताइए एरिया कितना आएगा, एरिया आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना आया 4, ये लो जी, सही है ना? इसी तरीके से नेक्स्ट आपसे पूछा है 0 से 4 VDT बताओ, तो ये भी इंटीग्रेशन है, ये भी एरिया अंडर द कर्व है, लेकिन 0 से 4 तक का एरिया निकालना है, तो 0 से 4 तक का एरिया ये भी आएगा ना बेटा, टोटल आ जाएगा। टोटल एरिया देखें तो ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया तो 4 है, प्लस आगे जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा 1/2 इंटू बेस कितना है जी, ये वाला है ना, बेस कितना है 4 माइनस 2, 2 बचेगा, और हाइट कितनी है, हाइट भी 2 है, तो 2 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस 4 कितना आ गया 6 आ गया। देखो ये इंटीग्रेशन आ गया, आया कि नहीं है? देखो ग्राफिकल मीनिंग बेटा बड़ा खास है, आगे फिजिक्स में आपके 1 डायमेंशनल मोशन आएगा उसके अंदर आप देखोगे इसका तगड़ा यूज है, इन चीजों का तगड़ा यूज है बेटा, स्लोप का है ना, एरिया का, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इनका दोनों का तगड़ा यूज है। तो प्लीज आप अभी से ही अच्छे से इनका प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? और अभी जैसे मैं एक और चलो एग्जांपल लेता हूं यहां पर, देखो इधर उसमें भी बताना आप, चलो यहां ए लिख दिया मैंने, ठीक है, और इसमें यू बना दिया मैंने एक स्ट्रेट लाइन, ये 0 है, ये t लिख दिया, चलो या चाहो तो x लिख दो, कुछ भी लिख दो आपका मन करे। इस पॉइंट को दे रखा है 2, यहां पे मैंने लिख दिया जैसे 2, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया 4, राइट, ये दे रखा आपको, और ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, सीधी स्ट्रेट लाइन है, देखो कोई रोक टोक नहीं इसमें, ठीक है? अब आपसे क्या पूछा है देखना इधर, ये एक एग्जांपल है, आपसे इसमें पूछा है फाइंड इंटीग्रेशन a dt, मतलब इसका इसके सॉरी dt नहीं dx, a dx, इसका इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है इंटीग्रेशन, और लिमिट लगा रखी है यहां पर 0 से
जैसे 2 तक एंड फिर 0 से 4 तक, नहीं सॉरी 2 से 4 तक, ठीक है। ये फाइंड करना अपन को, एंड इवन ये और फाइंड करना है 0 से 4 तक। ये 3 चीजें आपको फाइंड करनी है। यहां पर देख लो अच्छे से, इंटीग्रेशन ऑफ ए मतलब इसका इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0 से 2 तक मतलब यहां से यहां तक, फिर 2 से 4 तक मतलब यहां से यहां तक, फिर 0 से 4 तक मतलब यहां से यहां तक। इंटीग्रेशन मतलब बोले तो एरिया। अब इक्वेशन तो दे नहीं रखी यहां पर मैंने आपको, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है तो ट्रायंगल बन सकते हो, ट्रायंगल का एरिया निकलना बड़ा आसान होता है। तो जैसे सबसे पहला जो है 0 to 2 ADX निकालना है, तो कौन सा एरिया चाहिए, देखो ये वाला एरिया ना, और इसका एरिया डायरेक्ट निकालो, देखो 1/2, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 2, ये से कट गया, कितनी वैल्यू है 2 आई ना, इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन किसको बताएगा 2 को बताएगा, खत्म। अब 2 से 4 पे चलते हैं, चलो 2 से 4 पे चलें तो अपन को ये लोअर पॉइंट नहीं दे रहेगा ना, ये वाला पॉइंट नहीं दे रहेगा, तो 2 से 4 वाला एरिया ये वाला होगा ना, है ना। तो देखो 2 to 4 ADX, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया देखें कितना आएगा 1/2 इंटू बेस, ये है ना, बेस तो यही होगा, कितना आएगा 2 ही आएगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा। हाइट मतलब ये वाली डिस्टेंस ही है। अच्छा ये पता नहीं अपन को, लेकिन अपन फाइंड कर सकते हैं ये बड़ा आसानी से। कैसे, देखो ये वाली हाइट अगर मैं L मान लूं, अच्छा ये दोनों एंगल सेम है, ये थीटा तो ये वाला भी थीटा ना, दोनों थीटा थीटा सेम है। ये बताओ tan थीटा यहां से कितना आएगा, tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/2, 2/2 आया ना। सेम tan थीटा यहां पे लगाओगे तो परपेंडिकुलर मतलब L, और बेस कितना, ये 2 है ना, ये भी 2 है, 4 में 2, ये L ये 2, तो इसमें भी थीटा सेम रहेगा ना, स्ट्रेट लाइन है, थीटा सेम रहेगा, तो tan थीटा बराबर L/2। तो ये देखो 2/2 तो 1 हो गया, और L बराबर यहां से देखोगे तो 2 ही आएगा ना, 2 से 2 कट गया, L बराबर 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये L भी यहाँ पे 2 है, ये यहाँ 2 है, तो ट्रायंगल का एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस मतलब 2 इंटू हाइट मतलब L, और L की वैल्यू कितनी है 2 है, ये रख दोगे तो वैल्यू कितनी है 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा ना केवल। लेकिन ये एरिया नीचे की तरफ है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -2, सही है। अब अगर आपसे ये पूछे कि 0 से 4 तक के लिए ADX कितना आएगा, 0 to 4, 0 to 4, तो 0 to 4 देखा जाए तो एरिया टोटल आएगा, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा, तो वैल्यू कितनी बेटा इंटीग्रेशन की 0 आएगी। बात समझे कि नहीं समझे, ऐसे। तो ग्राफिकल मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जितना आपको समझाया है। अच्छे से थोड़ा सा और इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस आप, ठीक है। अब मैं आपको 2 सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा, उनको आपको सॉल्व करके लाना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके डिस्कशन जो अपन कर लेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है, ग्राफिकल मीनिंग से रिलेटेड है। इंटीग्रेशन निकालना है आपको कर्व दे रखा है, तो आप प्लीज बेटा इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है बेटा लॉग, छोटा सा आर्टिकल है, और फिजिक्स में इसका इतना ज्यादा कुछ यूज है नहीं खास, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी हमें समझना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज कई बार यूज में आ जाती। अब आप सोच रहे होंगे लॉग है क्या, ये क्या चीज है। ये एक फंक्शन है लॉग, ठीक है। और इसको अगर मैं सिंपली डेफिनेशन लिखा करके एक्सप्लेन करूं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। मैं एग्जांपल से आपको इसको समझाने का ट्राई करूंगा, ओके। एक बार देखना इधर, लोगरिथम। देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 2 कितना होता है, तो फटाक से बोल दोगे 4 होता है, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि 10 की पावर 2 कितना होता है, तो आप फटाफट बोल दोगे 100 होता है ना।
मैं आपसे कहूंगा कि e की पावर 0 कितना होता है, तो आप फटाफट बोल दोगे 1 होता है। किसी की पावर 0 1 होता है। पावर वाला कॉन्सेप्ट अपन को सबको मालूम है। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, देखना आप सब। तो यहां लिखेंगे आप लॉग, सबसे पहले लिख दिया। ये जो 2 दिख रहा है, ये वाला 2, ये जो 2 है, ये 2 लॉग के बेस में चला जाएगा, लिख दिया। और ये जो 4 है ना आगे वाला, ये 4 को उठा करके इसकी गोदी में रख देना है, और ये जो पावर है ना 2, ये आगे आ जाएगी फ्रंट में 2। समझ गए? इसका इसको इस तरीके से लिखना होता है। मतलब लॉग का एक्चुअल मीनिंग ये है, मतलब 2 की पावर 2 बराबर 4 है, तो 2 जो है वो बेस में ले आएंगे, 4 उठ के इसके आगे आ जाएगा यहां पर, और ये जो पावर है ना 2 उठ के इधर आ गया। समझ गए? इसका मतलब log 4, इसको क्या बोलूंगा, log 4, इसका बेस कितना है, 2 है, ये बेस है इसका। ठीक है, ये जो ये लिखा है ना, ये इसका बेस है log का। तो log 4 जिसका बेस 2 है, इसकी वैल्यू 2 के बराबर ही आएगी। तो इसको अगर प्रॉपर इसको फॉर्मुलेट करें तो ऐसे लिख सकते हो, देखो जैसे a की पावर b, मान लीजिए c आ जाता है, इसको log में कन्वर्ट करें तो log, ये a बेस में आ जाएगा, c उठ के आगे आ जाएगा इधर, मतलब इसके साथ में आ जाएगा, और b आगे चला जाएगा। तो ये जो a है ना, ये a क्या बेस है, log का बेस है। समझ गए? log का ये क्या है, बेस है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब से ये है 10 की पावर 2 है, इसको log में कन्वर्ट करना है, बड़ा आसान से कर सकते हो आप। देखो log, ये 10 बेस में आ जाएगा, 100 उठ के यहां चला गया, और 2 आगे फ्रंट में आ जाएगा। मतलब log 100 की वैल्यू, जिसका बेस 10 है, इसकी वैल्यू 2 होती है ना। e की पावर 0 बराबर 1 है, log में कन्वर्ट करो, चलो log, ये e उठ के बेस में आ जाता है, 1 उठ के यहां आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होगी। एंड इवन जैसे मैं आपसे कहूं कि 10 की पावर 0 बताओ कितना होता है, तो भी आप कहोगे 1 ही होता है। इसको log में कन्वर्ट करें तो log बेस 10 1 है, यहां आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा 0। तो अपन को ये तो कहानी समझ में आ गई कि log 1 की वैल्यू चाहे बेस कुछ भी हो, हमेशा क्या होती है, 0 होती है ना। उसके अलावा देखो, मुझे ये बताओ कि जैसे मैं आपसे कहूं कि a की पावर 1 बराबर क्या होता है, a ही होगा ना। इसको log में कन्वर्ट करो, चलो log, और ये a बेस में आ गया ये वाला, और ये उठ के यहां आ गया, बराबर 1। इसका मतलब log a, जिसका बेस भी a है, वैल्यू 1 ही होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं log बेस 10 लूं और यहां पे 10 लिखूं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, कंफर्म है। log बेस यहां पर e लिखूं और यहां पर e लिख दूं तो भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। समझ गए क्या बात को? ये है log, और कुछ नहीं है। मतलब log से अगर आपको हटाना है log को, तो जैसे log बनाया था उसका उल्टा प्रोसेस ले लो। log को हटाओगे कैसे, देखो log को हटाना कैसे, देखो जैसे आपको दे रखा है log, यहां पर बेस दे दिया आपको सपोज 10, ठीक है क्या, और यहां पर दे दिया आपको 1000, और बराबर आपको दे दिया x। बताओ x की वैल्यू कितनी है। तो हटा दो log को हटाओगे तो बनाया क्या था, कैसे था, वैसे उसका उल्टा कर दो। ये बेस था ना 10, 10 आ गया, ये उठ के पावर में आ जाएगा, और ये फ्रंट में आ जाएगा। बोलो, ये log को हमने हटा दिया, देखो समझ में आ गई बात। अब 10 की पावर x बराबर 1000 है, तो इतना अगर गुणा भाग आपका ठीक है, तो आप जज कर सकते हो कि 1000 जो है वो 10 की पावर 3 होता है। सिंपल सा है वैसे तो। और x बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, कंपेयर कर लेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। आया कि नहीं आया? तो log बनाना सीख गए मेरे हिसाब से, सिंपल सा है ना। अब log की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज आप देखो।
जैसे log 1 बेस a मान लेता हूं, चलो a कुछ भी हो जाएगा, वैल्यू हमेशा क्या होती है इसकी, 0 होती है। log a, यहां पर भी a है, वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। अब आप सोच रहे हो ये कैसे आया, हटा के देख लो, a है पावर 0 बराबर 1 आगे चला गया, क्या पावर 0 किसी की पावर 0 1 नहीं होता क्या, हो रहा है ना सेटिस्फाई। इसको देख लो, a 1 उठ के इसके पावर में आ गया, और a ये वाला जो a आगे चला गया, तो a की पावर 1 बराबर a ही होता है, सही बात है, ठीक है ना। उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बड़ी खास है, देखो log a, यहां पे बेटा लिखा हुआ है m इंटू n, मल्टीप्लाई के अंदर है दो क्वांटिटी, इनका पूरे का log है, तो आप है ना log के अंदर ऐसा लिख सकते हो, देखो log a m प्लस log a n, बेस चाहे कुछ भी हो, बेस सेम रहेगा तीनों में, तो log m इंटू n होता है log m प्लस log n, ठीक है, log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। ऐसा क्यों, मैं बस इसको डिराइव करके बता देता हूं आपको। देखो log a mn है, m इंटू n है, इसको आपने x मान लिया, अब हटा दो, log हटाओ, a की पावर x बराबर क्या आ गया, m इंटू n आया ना, आ गया, ठीक है। अब इसको y मान लो, इसको z मान लो, log a m बराबर y मान लिया मैंने, log हटाओ जरा, हटाओगे तो a की पावर y बराबर m आ गया ना। इसी प्रकार से है ना log a n है ना ये वाला, इसको z मान लो, log हटाओ, a की पावर z बराबर n आ गया। अब क्या करो आप, पहली इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू रखो, a की पावर x बराबर m की वैल्यू आ जाएगी a की पावर y, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी a की पावर z, यहां रख दो। तो देखो a बराबर x, a की पावर x, ये a दोनों बेस सेम है, तो a की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी ना, a की पावर y प्लस z आ जाएगा। अब देखो बेस सेम है, तो यहाँ पर कंपैरिजन करें तो इसका मतलब x बराबर पक्का y प्लस z होगा कि नहीं होगा, होगा ना। x तो ये है पूरा, देखो ये पूरा पूरा महाराज, y ये है पूरा पूरा देखो, और ये है पूरा पूरा z, तो इसका मतलब x जो है, मतलब ये जो है ये इन दोनों का सम होगा, सम है, देखो आ रहा है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, log बेस a डिवीजन में हो m बाय n हो, डिवीजन में हो m बाय n हो, तो क्या होता है log बेस a m आ गया, माइनस आ जाएगा log बेस a n, समझ गए, ये प्लस में ये माइनस आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, log बेस a m की पावर n है, m की पावर n है, पावर है ये, तो क्या होता है पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लाई के अंदर, n log बेस a m, ये तो ये बस इतनी सी प्रॉपर्टीज है, ये इतना ध्यान रख लो बस, बहुत है, इतना ही ध्यान रखना। बाकी जो कन्वर्जन होता है, log कैसे बनता है और log को हटाया कैसे जाता है, वो तो आपको समझ में आ ही गया किस तरीके से मैंने हटाया है, ठीक है। अगर नहीं आया समझ में, यहां पर मैं वापस बना देता हूं, उसको भी आप लिखना चाहो तो लिख लो। जैसे log a यहां पर b है और यहां पर सामने c है, log को हटाओगे तो क्या आएगा, a पावर c आ जाएगा और b इस फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से log को ऐसे हटा सकते हो आप, बनाना है तो वापस उल्टा हो जाएगा प्रोसेस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, तो वैल्यू 1 आएगी हमेशा। m इंटू एन, log m इंटू एन, log m प्लस log n होता है, log m बाय n, log m माइनस log n होता है, log m की पावर n, n आगे फ्रंट में आ जाता है log m, ठीक है। अब log में बेटा बेसिकली दो जो log हैं वो काफी फेमस है, कौन से, एक तो log बेस e जो है ना, बेस e, ये e है बेस में, ये काफी फेमस है, इसको बोलते हैं, इसको जनरली कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलता है ln, ln का मतलब समझ जाना है, ये log बेस e है, ठीक है, इसको नेचुरल log बोलते हैं, log नेचुरल ln, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। उसके अलावा log बेस जो 10 है ना, वो भी काफी फेमस है, ये दोनों चीजें फेमस है काफी, ये दोनों काफी फेमस है। इसके अंदर कई बार वैल्यूज दी होती हैं, वैल्यूज में लिख के दे देता हूं आपको, वो आपको नोट डाउन कर लेना।
बाकी इतनी कोई खास नीड नहीं है, कैलकुलेटर सबके पास है ही वैसे। तो आप कैलकुलेटर के अंदर log बेस 10 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, log बेस 10 2 3 इनकी वैल्यू मैं लिख के देता हूं यहां, आप इसको कैलकुलेटर से लिख करके नोट डाउन कर सकते हो बेटा। मतलब log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है, log बेस 10 3 की वैल्यू कितनी होती है, log बेस 10 5 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि log बेस 10 6 की वैल्यू बताओ, तो इनकी वैल्यू अगर आपको पता है तो आप log बेस 10 6 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 ना, तो वो वैल्यू लिखी जा सकती है। तो मैं ये वैल्यू लिख देता हूं क्योंकि मुझे याद नहीं है वैल्यूज, मैं वैल्यू लिख के दे देता हूं आपको। तो log बेस 2 की वैल्यू है बेटा 0.3010। ठीक है, log 3 की जो वैल्यू है वो है 0.4771 और log जो 5 है इसकी वैल्यू बेटा 0.6989। ठीक है, लगभग ये वैल्यू होती हैं। तो ये आप वैल्यूज याद रख सकते हो। वैसे फिजिक्स में ऐसा कभी आता नहीं है प्रश्न, आता है तब भी वैल्यू दी होती है अपन को जनरली। तो फिजिक्स में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता बेटा, वैल्यूज दी होती है। लेकिन अब जैसे इसको मैं प्रॉपर्टीज में यूज करके बताऊं आपको, से आपको पूछा जाए कि log बेस 10 है और 6 की वैल्यू बताओ, तो 6 को अपन लिख सकते हैं बेस 10 2 इंटू 3। अब log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगा दो, log बेस 10 2 हो गया प्लस 3 हो गया, log m इंटू n log m प्लस log n, बेस सेम है। देखो log 2 की वैल्यू अपन को पता है 0.3010 है, log 3 की वैल्यू अपन को पता है 0.4771 है। इसको रख दो, सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे 15 है, 15 को लिख सकते log बेस 10 है और 15 की वैल्यू पूछी है, तो log 15 कितना हो जाएगा 5 इंटू 3। ठीक है, तो 5 इंटू 3 को आप सेटल कर सकते हो, log 5 प्लस log 3। ठीक है, तो इस वे से बेटा आप डील कर सकते हो इसको। बाकी सब ओके है, इतनी नीड होती है अपन को, कुछ ज्यादा कहीं पे भी अगर कोई रिलेशन अगर इक्का दुक्का आएगा भी तो भी वो थ्योरी के साथ या न्यूमेरिकल के साथ वो चीज कवर हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक पार्ट, बेसिक मैथमेटिक्स। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा इतना, है ना। बेसिक जो पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री था, और उसके अलावा जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ग्राफिकल मीनिंग वगैरह ग्राफ जो हैं वो आपको अच्छे से बेटा आने चाहिए, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ठीक है जी, और एक चीज जो है तो चलो वेक्टर में अपन उसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ तक का बेसिक पार्ट आपको ध्यान होना चाहिए बेटा। ओके, तो चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर बोले तो वैसे यूनिट तो यही है, सेम है। नेक्स्ट चैप्टर अपना बेटा यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, तो फिजिक्स की बात करें बेटा, तो फिजिक्स वैसे है क्या जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो। वैसे बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ ली है, मेन जो पार्ट है वो आपने डिस्कस कर लिया है, हमने डिस्कस कर लिया है क्लास के अंदर। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में बेटा अपन जो नेचर है, नेचर कौन से लॉज को फॉलो करती है ना। जो यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स रन हो रहा है बेटा, यूनिवर्स जो चल रहा है वो किन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में वो यूनिवर्स चल रहा है। ठीक है, नेचर को स्टडी करना, नेचर की मैथमेटिक्स को स्टडी करना, वही फिजिक्स है ना। बेसिक जो लॉज हैं नेचर के, उन लॉज को फिजिक्स में डिस्कस किया जाता है बेटा, और उन लॉज को मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन करना है, समझना है, तो आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। और उसके अलावा उन लॉज को डिफाइन करने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। किनकी, फिजिकल क्वांटिटीज की।
ठीक है। विदाउट फिजिकल क्वांटिटीज आप उसको रिटर्न में कैसे करोगे, लिखोगे कैसे आप उसको, है ना। लिखना भी तो है अपन को, उसको एक्सप्लेन करना है, उसको किसी को सामने वाले को बताना है ना। जैसे आपका नाम है तो आप किसी को बताओगे तो आपका नाम भी तो बताओगे ना कि आप कौन हो, क्या हो, ठीक है। तो वैसे ही फिजिक्स में जो लॉज हैं, है ना, बेसिक जो लॉज हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, और फिजिकल क्वांटिटीज से ही आप उसको बेसिक लॉज को या लॉज को लिखते हो बेटा, उनका नाम लिखते हो, है ना। जैसे मास है, राइट, टाइम है, लेंथ है। तो ये मास, टाइम, लेंथ, इनके बिना अपन उन लॉज को डिफाइन नहीं कर सकते बेटा, उनको लिख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, और बहुत ही सिंपल सा सरल सा चैप्टर है, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। इसमें आपको कुछ यूनिट्स होंगी जो कि आपको रटनी पड़ेगी शुरुआत के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप फिजिक्स में चैप्टर्स पढ़ोगे बेटा, तो चैप्टर बाय चैप्टर वो यूनिट्स आपके सामने आती जाएंगी, तो आप हैबिचुअल हो जाओगे उनसे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर की जो फिजिक्स है वो बड़ी आसान सी है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं हेडिंग चेंज करता हूं बेटा। यूनिट एंड डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फिजिक्स में जो लॉज हैं, जैसे आपने 9th-10th क्लास के अंदर बेटा पढ़े होंगे, जो बेसिक लॉज थे, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, राइट। तो ये ग्रेविटेशन का लॉ है, मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, जिसके पास मास है और वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट आपस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो जो फोर्स है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, राइट। इलेक्ट्रॉन 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 में रिपल्सिव फोर्स लगता है, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है बेटा, उस इंटरेक्शन को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स में जो लॉज हैं, ठीक है, उन लॉज को डिफाइन करने के लिए, आपको उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटीज की नीड पड़ती है, उनको लिखने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है बेटा। जैसे फोर्स है, तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट, आप इसको लिखोगे। मास है, वो भी फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड है, आप चल रहे हो, बाइक दौड़ा रहे हो, गाड़ी दौड़ा रहे हो, स्पीड है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से ही अपन लॉज को, उनको मैथमेटिकली अपन लिख पाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक लाइन है, वो आप लिख सकते हो, राइट। तो क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल स्पीड, फोर्स, मास, राइट, एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, राइट, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्या है, यूनिट क्या है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की जो नेमिंग होती है ना, आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि उसका नाम लिखना आपको, है ना, या सरनेम कह सकते हो आप अपना। जैसा आपका नाम है भैया, कोई भी नाम ले लो भाई, रमेश कुमार शर्मा लिख दिया, चलो रमेश शर्मा लिख दिया मैंने, चलो ठीक है। तो शर्मा जो सरनेम हो गया इसका, तो वो उसकी एक तरीके से यूनिट का काम कर रहा है ना। जैसे देवेंद्र अग्रवाल है, तो अग्रवाल क्या है, वो सरनेम हो गया, उसकी यूनिट होगी एक तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे 5 kg, 5 किलोग्राम, तो किलोग्राम जो है ना वो उसकी यूनिट है। 5 क्या है, 5 क्या है, 5 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, 5 किलोग्राम। तो बेसिक तो आपको सबको मालूम होगा, जैसे 5
किलोग्राम की बजाय मैं अगर ऐसा लिख दूं इसको 5000 ग्राम, तो 5000, 5 की जगह 5000 हो गया वो, और किलोग्राम की जगह ग्राम हो गया। तो दोनों चीजें सेम है मेरे हिसाब से, इतना तो आप सब लोग पढ़े लिखे हो, इतना तो जानते ही हो आप। तो 5000, 5000 ग्राम और 5 किलोग्राम सेम चीज होती है, लेकिन 5 किलोग्राम के अंदर 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और किलोग्राम है उसकी यूनिट। 5000 ग्राम के अंदर 5000 है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ग्राम क्या है उसकी यूनिट। तो नेमिंग की अगर अपन बात करें तो नेमिंग हो रही है एक तरीके से यहाँ पे, तो यूनिट एक्चुअल में देखा जाए फिजिकल क्वांटिटी की नेमिंग का ही काम करता है ना। सिंपल भाषा में अगर आसान शब्दों में अगर अपन कहें तो ये नेमिंग का काम करता है कि नहीं है। नेमिंग का काम कर रही है। खैर, से टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, है ना, 1 आवर, तो सेकंड हो गया, आवर हो गया, मिनट हो गया, ये क्या है, ये यूनिट्स हैं, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है ना, उन यूनिट्स की भी बड़ी तगड़ी हिस्ट्री है बेटा। हिस्ट्री बोले तो जो फेमस जो यूनिट्स है ना, उनमें कुछ एक ये यूनिट्स है, देखो आप, टाइप्स ऑफ यूनिट्स में लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। MKS, MKS यूनिट। MKS यूनिट का मतलब है, फिर M स्टैंड फॉर मीटर, ठीक है, और K स्टैंड फॉर M, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहां पर, गलत बोल दिया, MKS, M स्टैंड फॉर मास, ठीक है, एंड सॉरी मीटर, एंड K फॉर किलोग्राम, एंड S फॉर सेकेंड, राइट। I apologize to you. M stand for meter, K for kilogram, and S for second. Okay? तो जनरली अपन मतलब जैसे कोई यूनिट है, कोई क्वांटिटी है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे आपको मास के बारे में बताना है, तो 5 किलोग्राम है, तो यहां पर केजी या जो किलोग्राम अपन यूज कर रहे हैं, वो आप कह सकते हो वो एमकेएस यूनिट का ही पार्ट है। किलोग्राम, के फॉर किलोग्राम। एम मीटर, जैसे आपने कोई लेंथ मेजर की, 10 मीटर लेंथ है ना, तो उसको मीटर में लिख दिया आपने। सेकेंड 60 सेकेंड, 30 सेकेंड, समझ रहे हो ना बात को। तो एमकेएस यूनिट के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, एमकेएस सिस्टम की अगर अपन बात करें, तो इसके अंदर तीनों के तीनों जो हैं वो लेंथ को अपन मीटर में डिफाइन करेंगे, और मास को अपन किलोग्राम में डिफाइन करेंगे, और टाइम को अपन सेकंड में डिफाइन करेंगे बेटा, ठीक है। मीटर किसके लिए यूज करेंगे, लेंथ के लिए। किलोग्राम किसके लिए यूज करेंगे अपन, मास के लिए, और ये टाइम के लिए, सेकंड टाइम के लिए। समझ में आई बात। तो लेंथ को लिखना है तो आपको मीटर में लिखना पड़ेगा, किलोग्राम मास को लिखना है तो आपको किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में लिखना पड़ेगा। टाइम को आर के अंदर नहीं लिखना, नहीं मिनट के अंदर लिखना है, ठीक है। मास को आपको ग्राम में नहीं लिखना, किलोग्राम में लिखना है, ठीक है। तो ये एमकेएस यूनिट का पार्ट है। इसमें सेकंड लिखूं, वो फेमस है सीजीएस। सीजीएस यूनिट क्या है, देखो
C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ठीक है। G जो आपको नजर आ रहा है वो ग्राम, और जो S है ना वो है सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ओके, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो MKS के लिए मीटर किलोग्राम सेकंड, लेंथ मास टाइम। CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लेंथ के लिए, ये लेंथ के लिए यूज होगा, ये मास के लिए, और ये टाइम के लिए बेटा, ठीक है। और सेंटीमीटर मतलब 100 के 100 पार्ट कर दिया आपने, तो इसका मतलब 1 मीटर जो है, 1 मीटर वो किसके इक्वल होगा? 100 सेंटीमीटर के लिए। सेंटीमीटर के लिए अपन cm यूज करेंगे, मीटर के लिए अपन m यूज करेंगे, स्मॉल m, स्मॉल m स्मॉल cm। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो फिर 1 सेंटीमीटर पूछे तो 1 सेंटीमीटर पूछे तो 100 डिवाइड में ले आओ इधर, 1/100 मीटर, करेक्ट। सिमिलरली 1 किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है बेटा, ओके, 1000 ग्राम। तो फिर 1 ग्राम किसके इक्वल हुआ? 1/1000 किलोग्राम, ओके। सेकंड तो सेम ही है दोनों में, राइट। तो CGS MKS, लेंथ को लिखना है तो इसमें मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये जो यूनिट्स है ना बेटा, ये काफी पुरानी यूनिट्स हैं, बहुत सालों से लोग इनको यूज करते आ रहे थे, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो जनरली अपन इन्हीं की हेल्प लेते थे। एक और है जो कि फेमस है, FPS। FPS यूनिट क्या है? F स्टैंड फॉर फुट, P स्टैंड फॉर पाउंड, एंड S अगेन सेकंड, ठीक है। मतलब लेंथ बोले तो फुट में मेजर करेंगे, मास बोले तो पाउंड के अंदर, टाइम के लिए बात करेंगे तो सेकंड के लिए, ठीक है। ये चीज अपन ध्यान रखेंगे बेटा, करेक्ट। अब इनमें कन्वर्जन है, तो कन्वर्जन क्या है देखो, जैसे 1 मीटर जो था वो किसके बराबर था? 100 सेंटीमीटर के बराबर था। 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल था, ठीक है बेटा। वैसे ही 1 फुट जो है वो 0 पॉइंट अराउंड लगभग 0.2038 के आसपास होता है, 0.2 मीटर के राउंड होता है लगभग, है ना। तो 1 फुट जो है वो 0.2 मीटर के आसपास होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से 1 पाउंड की अगर अपन बात करें या 1 केजी की अगर अपन बात करें तो 1 केजी जो है वो ऑलमोस्ट 2.2 पाउंड के आसपास इसकी वैल्यू होती है। 1 केजी 2.2 पाउंड, ओके। पाउंड को देखो, अगर फीट को रिप्रेजेंट करना है तो जनरली अपन F से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल f से। तो मैं प्रॉपर्ली लिखूं तो देखो 1 मीटर लिख देते, चलो 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर ऑलमोस्ट जो है वो 1 फीट किसके बराबर था?
1 फीट किसके बराबर था, लगभग ऑलमोस्ट 0.2 मीटर के आसपास था, ठीक है, तो 0.2 मीटर, तो 1 फीट के अंदर 0.2 मीटर होते हैं, तो फिर 1 मीटर के अंदर लगभग लगभग कितने होंगे, लगभग लगभग ऑलमोस्ट अगर अपन बात करें तो 5 फीट के आसपास होगा। फीट के लिए FT अपन यूज कर सकते हैं, और 1 kg की बात करें तो अराउंड 2.2 कह सकते हो आप पाउंड। पाउंड के लिए बेटा LB वर्ड यूज करते हैं अपन, ठीक है, LB। तो ये लेंथ हो गई, ये मास हो गया, टाइम तो लगभग सेम है, समझ में आ गई बात। तो ये आपको बेटा ध्यान रखना है, राइट। तो 3 टाइप की यूनिट है, फेमस यूनिट है MKS, CGS, FPS, ठीक है। और इसमें तीनों में हमने लेंथ को देखा, मास को देखा और सेकंड को देखा बेटा, ठीक है बेटा। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, यहां तक आप एक बार जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको एक बार अच्छे से पढ़ के आना आप, ठीक है। जो क्वेश्चंस दिए उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बेटा, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यूनिट डायमेंशन वाले पार्ट को कुछ कवर करते हैं बेटा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।